हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि धारा किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। यदि पानी फेंक दिए तो जल धारा, दूध फेंक दिए तो दूध की धारा। आप सुनते होंगे धारा प्रवाह अंग्रेजी, खटाखट अंग्रेजी बोलने लगे तो अंग्रेजी की धारा हो गई। उसी प्रकार विद्युत धारा क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का धड़ाधड़ बहने लगना विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन्स का बहना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। कितना इलेक्ट्रॉन्स बहना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो नहीं कहलाएगा धारा। धारा के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? इसके लिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। एक एम्पियर जो होता है वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। मतलब कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इतना खतरनाक होता है ये एक एम्पियर की धारा। इसलिए जब कभी भी हम लोग को एक एम्पियर का करंट लगता है तो हमारा पूरा हाथ कांप जाता है, क्योंकि एक सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक एम्पियर में तो इतना खतरनाक पावर हो गया। उसी हिसाब से 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, यानी एम्पियर जितना बढ़ाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा और वो करंट भी बहुत पावरफुल होगी। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि इलेक्ट्रॉन्स आगे क्यों बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से कोई ढकेलता है। इलेक्ट्रॉन्स को जो पीछे से ढकेलता है उसे वोल्टेज कहते हैं। अगर 12 वोल्ट रहेगा तो धीरे धीरे जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। 220 वोल्ट रहेगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा वो करंट। 440 वोल्ट रहेगा तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो करंट। तो करंट को आगे ढकेलने वाले को कहते हैं वोल्टेज, और करंट को रोकने वाले को कहते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो जो करंट को ढकेलता है वो है वोल्टेज और जो रोकता है वो है प्रतिरोध। और इस बीच में पिसा जाता है बेचारा इलेक्ट्रॉन, बीच में रह जाता है। अब वोल्टेज आगे ढकेलेगा ये और प्रतिरोध पीछे ढकेलेगी। जब भी दो लोगों में झगड़ा होता है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जब भी दो लोगों में झगड़ा होता है फायदा तीसरे को ही होता है। तो जैसे कि दो चक्की पिसती है तो बीच में बेचारा गेहूं बर्बाद हो जाता है और हमें आटा मिल जाता है उसमें उसमें से। तो समझते हैं यहाँ तो झगड़ा हो गया है दो लोगों के बीच। यहाँ पर दो लोग कौन है? एक इधर से आ रहा है वोल्टेज और दूसरा उधर से रोक रहा है उसको प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और बीच में पिस गया इलेक्ट्रॉन। अब समझते हैं इसमें क्या होना होगा आगे। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है। बीच में इलेक्ट्रॉन के पिसने से हम इसका इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं। जैसे कि टंगस्टन से अगर करंट को पास करते हैं तो टंगस्टन गर्म होकर चमकने लगता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, अगर उसी तरह हम लोग नाइक्रोम से अगर हम लोग करंट को पास करते हैं तो नाइक्रोम जो वायर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल हम लोग हीटर या फिर प्रेस में कर सकते हैं। उसी तरह अगर कॉपर से करंट को पास करते हैं, अगर कॉपर से वायर से करंट को पास किया जाता है तो कॉपर जो है क्या करता है, गोल गोल घूमने लगता है। तो इसलिए कॉपर का इस्तेमाल हम लोग पंखे में करते हैं। तो इन सब केसेस में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का एक दूसरे के विपरीत झगड़ा होता है, मतलब कि तो इस तरीके से। उसके बाद देखिए, इधर से आया वोल्टेज, उधर से आया प्रतिरोध, और इसमें हम लोग का काम हो जाता है। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो काम नहीं होगा, इसलिए प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का होना भी बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं धारा के बारे में। धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी दो तरह की होती है, एसी और डीसी। अभी हम लोग समझते हैं न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल क्या होता है और फेज क्या होता है। दो तरह के होते हैं, न्यूट्रल और फेज। अर्थिंग भी क्या होता है ये भी समझना है। अभी तो हम लोग धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को समझ गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि वोल्टेज जरूरी है या इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? जरूरी तो दोनों है, वोल्टेज भी और इलेक्ट्रॉन भी। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज किसको ढकेलेगा? और अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रहे, 10 एम्पियर का करंट रहे और वोल्टेज ही नहीं रहे तो आगे जाएगा कैसे? यानी करंट को ढकेलेगा कौन?
वोल्टेज रोकेगा कौन? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। बीच में बेचारा इलेक्ट्रॉन है। आगे आगे इसको समझते हैं। फेज न्यूट्रल। अब यहाँ पर फेज और न्यूट्रल होता क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए फेज और न्यूट्रल किससे कहा जाता है? फेज फेज जो वायर होता है, फेज तार को हम लोग लाइव वायर कहते हैं, या फिर जिंदा तार भी कहते हैं, या फिर गर्म तार के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर को हम लोग काले रंग का दिखा देते हैं, इसको हम लोग ठंडा तार के नाम से जानते हैं। फेज और न्यूट्रल होता क्या है इसको समझते हैं। करंट की एक खासियत है कि अगर करंट जाएगा इधर से और अगर इसको लौटने का रास्ता नहीं मिला ना, तो झगड़ा नहीं करेगा, तो उधर झगड़ा नहीं करेगा, उधर कोई काम नहीं कर सकता। अगर करंट को लौटने का रास्ता नहीं मिला तो यानी करंट को जाना भी जरूरी है, करंट को जाना भी जरूरी है। मान लीजिए ये जैसे कि कोई वर्किंग डिवाइस, मान लीजिए इस तरह का एक कोई वर्किंग डिवाइस यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। अभी सपोज कीजिए ये एक वर्किंग डिवाइस है। सपोज कीजिए ये एक वर्किंग डिवाइस है। इस तरह से ये गया फेज। इसको अगर हम लोग मान लीजिए ये फेज और ये इस तरह से टच होकर के इस डिवाइस में, ये मान लीजिए कोई एक डिवाइस है, मान लीजिए फ्रिज है, और ये यहाँ सर के यहाँ से ये लौट जाएगा, तो ये हो गया न्यूट्रल। करंट को अगर ये फेज करंट हो गया, ये जहाँ से करंट जो है फेज ये जा रहा है और आने वाला जो रास्ता होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अब मान लीजिए ये कोई फ्रिज है या कुछ भी है जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलती है। अगर करंट जा रहा है और करंट को वापस लौटने का रास्ता नहीं है, तो करंट कोई काम नहीं करेगा। यानी जाने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं फेज और आने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। अब फेज और न्यूट्रल दोनों जरूरी होते हैं, फेज और न्यूट्रल दोनों जरूरी होते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम एक बार जोर से सांस लिए तो ये फेज मान के चलिए, फेज हो गया, तो ये हो गया। और फिर सांस छोड़ दिए तो फिर इसको बोलते हैं न्यूट्रल। केवल फेज तो हो नहीं सकता, इस तरह से हम लोग एक ही बार में से सांस तो ले नहीं सकते, सांस छोड़ना भी जरूरी है। तो फेज उसी तरह ये फेज आने वाला करंट, तो जाने वाला करंट भी होना जरूरी है। तो फेज और न्यूट्रल दोनों ही जरूरी है। इस प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एक चोर है, वो जब चोरी करने जाता है तो जैसे ही वो घुसा तो सबसे पहले यही सोचता है कि हम सबसे पहले वहां से निकलेंगे कैसे। ये पहले वो चोरी नहीं करता है, पहले वो सोचता है कि पहले उस घर से निकलेंगे कैसे। अगर उसको निकलने का रास्ता मालूम है तभी वो पहले उसके अंदर चोरी करने जाता है। तो उसके बाद और अगर अंदर निकलने का रास्ता नहीं है तो वो चोरी नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार, तो अगर मान लीजिए वो जानता है कि अगर पकड़े गए तो बोल सकते हैं कि गलती से आ गए थे, इसलिए सबसे जरूरी उसके लिए है निकलने का रास्ता। तो ये फेज हो गया, मान लीजिए ये चोर का रास्ता, ये फेज, और अगर वो निकल रहा है तो न्यूट्रल। तो फेज और न्यूट्रल इस प्रकार दोनों ही चीज जरूरी होता है सब चीज के लिए। तो करंट के जाने वाले रास्ते को हम कहते हैं फेज और आने वाले रास्ते को कहते हैं न्यूट्रल। इसलिए कभी भी करंट में देखेंगे तो दो सप्लाई दी जाती है तार की, एक फेज के लिए और दूसरा न्यूट्रल के लिए दिया जाता है। एक से करंट जाता है और दूसरे से करंट वापस आता है। केवल फेज रहेगा तो करंट कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि बिजली के तार पर कभी कभी एक कौवा या एक पक्षी बैठ जाता है। इन पक्षियों को कुछ भी नहीं होता है, इन सबको कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पक्षी बैठ गया, इस बिजली का जो तार है यहाँ पर एक पक्षी जिस तरह से ऐसे बैठ जाता है, तो पक्षी जो है इस तरह से ऐसे यहाँ पर बैठ गया, तो ये लोगों को कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ये लोगों को कुछ? क्योंकि ये लोग सिर्फ फेज में बैठे हुए हैं, न्यूट्रल पे इनको टच नहीं हुआ है। तो फेज में बैठने से ये लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, ये इसलिए यहाँ पर सुरक्षित रहता है फेज में।
और लेकिन अगर मान लीजिए ये गलती से, तो यहाँ पर देखिए फेज में करंट केवल जा रहा है इसमें, और आने का रास्ता तो है ही नहीं फेज में, तो इसीलिए तो करंट इनको कुछ भी नहीं करेगा, इन पक्षियों को। इसलिए कौवे को या अन्य पक्षियों को कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, इन बिजली के खंभे पर बैठे रहते हैं। लेकिन अगर कहीं गलती से इनका पंख टच हो जाता है नीचे वाले वायर से, नीचे वाला वायर है न्यूट्रल वायर, और इस पे अगर गलती से टच हो गया तो करंट को लौटने का रास्ता भी मिल जाएगा न्यूट्रल वायर से, और तुरंत ही कौवे को जान से मार डालेगा, तो कौवा मर सकता है। तो इसलिए ये जो पंख है, मान लीजिए इसमें गलती से टच हो जाता है तो ये मर सकता है, तो क्योंकि करंट को लौटने का रास्ता भी मिल जाएगा इसीलिए। तो कभी कभी पोल पर बैठा हुआ कौवा भी होता है कि ऐसा पोल पर बैठा हुआ कौवा मर जाता है। तो इस तरह आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि जिससे करंट जाता है उसको बोलते हैं फेज, और जिस जिस रास्ते से करंट वापस आता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल। देखिए फेज के लिए लाल रंग का वायर चुना जाता है, फेज जो होता है वो रेड कलर का वायर इसमें चुना जाता है, लाल रंग का। फेज जो होता है रेड कलर का होता है, और फेज ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, न्यूट्रल के लिए कोई लोग नीला ले लेते हैं, नीला ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन, येलो भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए काला काला का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रल के लिए, जबकि फेज के लिए लाल रंग ही दिया जाता है ताकि बिजली मिस्त्री को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो इस तरह फेज और न्यूट्रल के बारे में हम बता दिए आप सभी को। अब हम लोग अर्थिंग के बारे में समझते हैं। इसमें अर्थिंग वायर के बारे में हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं कि अर्थिंग वायर कौन सा होता है। अर्थिंग वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है। अर्थिंग वायर कौन सा कलर का होता है? हमेशा ग्रीन कलर का होता है, और इसको किसी भी प्लग सॉकेट में सबसे ऊपर दिया जाता है। जैसे कि ये प्लग सॉकेट है, जैसे प्लग सॉकेट जो होता है, ये जैसे कि एग्जांपल है, ये इस तरह से ऐसे करके ये प्लग सॉकेट होता है, उसमें सबसे ऊपर वाला जो होता है हिस्सा, इसको बोलते हैं, ये होता है तो आपका अर्थिंग वायर। यहाँ पर हो गया फेज वायर, ये हो गया न्यूट्रल वायर, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है अर्थिंग वायर, अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है, और इसको किसी भी प्लग सॉकेट में सबसे ऊपर दिया जाता है, और ये सबसे मोटा और सबसे बड़ा होता है प्लग सॉकेट में। जैसे कि ये इस तरह का जो होता है, जैसे कि फोटो बनाते हैं, जैसे कि ये ऐसे ऐसे करके रहता है। जो प्लग सॉकेट होता है उसमें आप देखते होंगे, जो इसमें जो पिन जो घुसाया जाता है वो सबसे मोटा वाला होता है, और बड़ा भी होता है, सबसे लंबा होता है, और बाकी दोनों होते हैं, ये दोनों छोटे छोटे होते हैं इस प्लग सॉकेट के अंदर। तो उसके बाद देखिए, तो इसमें क्यों होता है समझिए, फेज और न्यूट्रल, इसमें से फेज जा रहा है और लौट के आ रहा है न्यूट्रल, फेज जा रहा है और लौट के आ रहा है। अगर गलती से फेज और न्यूट्रल के बीच में कहीं पर लीकेज, अगर मान लीजिए ये, वापस आते हैं इस डायग्राम में, फेज मान लीजिए ये फेज है और ये न्यूट्रल है, अगर गलती से फेज और न्यूट्रल के बीच में कहीं पर लीकेज या मशीन कहीं कट जाए तो फेज का रास्ता यहाँ से भी टच कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से ये जैसे ऐसे गया, और ये इसका यहाँ से लीकेज करंट, इसको लीकेज करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कट गया, कहीं से करंट वायर कट गया, और ये जो है क्या हो गया, लीकेज करंट चला गया, तो इसमें फ्रिज को अगर हम इस मशीन को छूते हैं तो हम बन जाएंगे न्यूट्रल। ये फेज गया यहाँ से, और फ्रिज जो है, फ्रिज से यहाँ पर लीकेज करंट चला गया, तो हम अगर इसको छूते हैं तो हम बन जाएंगे न्यूट्रल। तो क्योंकि फेज आया है इस मशीन से, और फेज यहाँ से आ रहा है न्यूट्रल से, तो यहाँ से फेज फिर आ गया न्यूट्रल से, और किंतु यहाँ पर क्या है, लीकेज है, इसलिए जब हम कभी इस मशीन को टच करेंगे तो करंट हमको भी मारेगा। कभी कभी किसी मशीन को छूने पर करंट मार देता है। इसीलिए बिजली मिस्त्री आता है, जैसे कि वो करंट को ऐसे तार को ऐसे छू लेता है, करंट को जैसे तार को छू लेता है और पकड़ लेता है, कहता है कि हमको मत टच कीजिएगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस तार को वो छू रहा है वो क्या है, फेज है, और फेज इसके बॉडी में है। वो चप्पल उतार करके चप्पल के ऊपर खड़ा हो जाता है।
अब उसके बाद वो जानता है कि न्यूट्रल तो रास्ता है ही नहीं इसको लौटने का, तो हमको करंट कैसे मारेगा। लेकिन अगर आप उसको टच कर जाते हैं तो वो होता है फेज और आप बन जाएंगे न्यूट्रल। तो अब आपको भी करंट मारेगा, उसको भी करंट मारेगा और आपको भी करंट मारेगा। तो इसलिए बिजली मिस्त्री की क्या करते हैं, चप्पल के ऊपर चप्पल खोल करके चप्पल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जो बाकी जो रिपेयरिंग वगैरह होता है इलेक्ट्रिक वर्क वो काम करते हैं उसको भी। तो अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है। क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से फेज गया और ये रास्ते से लौट रहा था, ये न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ कहीं पर लीकेज के कारण ये बॉडी से टच हो गया। तो ये मशीन यानी फ्रिज है, तो अब क्या होगा, कि अगर हम फ्रिज को ऐसे टच करेंगे तो इसमें फेज पहले से था, अब हम इसको टच किए तो फेज आ गया हमारे शरीर में और पैर के रास्ते वो ज़मीन में चला गया, यानी कि वो न्यूट्रल हो गया। हमको भी करंट मार सकता है। तो एक काम किया जाता है इसमें घरों में, जहाँ से सप्लाई दी जाती है, सप्लाई जाती है, यहाँ से क्या किया जाता है, इनमें से एक तार को निकाल करके, इसमें से एक तार को तो निकाल करके ज़मीन के अंदर ले जाए भेज दिया जाता है। ज़मीन के अंदर भेजने से क्या होगा, तो ज़मीन के अंदर इसको भेज दिया जाता है। ज़मीन के अंदर भेजने से ये हो गया, अर्थिंग के रास्ते ज़मीन के अंदर चला गया। ज़मीन के अंदर भेजने से यहाँ से आया फेज और जाना था न्यूट्रल के रास्ते, जो एक्स्ट्रा करंट बाहर आया वो इस अर्थिंग वायर के थ्रू ज़मीन के अंदर चला गया। अब हम फेज को छुएंगे तो फेज कहीं पर बचा ही नहीं, जो फेज लौट रहा था न्यूट्रल वायर से लौटा। अब यहाँ पर अब अगर हम लोग फ्रिज को छूते हैं तो हमको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ से फेज ये गया और यहाँ से जो वायर है इसको हम लोग ले जा करके अर्थिंग में जोड़ दिए। तो अर्थिंग से ये यहाँ पर इसको अगर हम लोग टच करते हैं तो करंट नहीं मारता है। जो एक्स्ट्रा फेज था वो अर्थिंग वायर से लौट गया। इसका मतलब अर्थिंग का केवल एक ही काम है कि लीकेज के समय व्यक्ति को करंट लगाने से बचा लेता है। तो अर्थिंग का केवल एक ही काम है, वो लीकेज के समय हम लोग व्यक्ति को क्या करता है, करंट से बचा लेता है। अब लीकेज के समय बचाएगा। अब मान लीजिए कहीं हम प्लग लगा दिए, जैसे कि यहाँ पर एक प्लग बनाए हुए हैं, अब इसी में मान लीजिए अर्थिंग आ रहा है, इसी में फेज आया हुआ है, एक लाइन से आता है, इस एक स्विच के एक छेद में रहता है फेज। यहाँ पर इसको मान लीजिए ये फेज है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पर ये इसको पी लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया ये फेज, ये हो गया न्यूट्रल, और जो ऊपर वाला जो बच गया उसको इसमें अर्थिंग वायर इसमें डाल दिया जाता है। इसी में फेज आया एक। अब यहाँ पर देखिए, अब ये सॉकेट है, ये वाला एक है फेज और दूसरा है न्यूट्रल। मान लीजिए कि फेज वाला तार कहीं पर घिस कर बॉडी में हल्का सा टच हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए ये घिस करके थोड़ा सा बॉडी में हल्का सा टच हो गया, घिस कर फेज वाला तार। तो अब क्या होगा, अगर हम इसको टच करेंगे तो हमारे बॉडी में भी चला जाएगा फेज और लौट के मारने का रास्ता भी मिल जाएगा, क्योंकि ज़मीन से हम टच में आते हैं। तो बचाएंगे कैसे, इसके लिए हम लगाते हैं अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर क्या करता है, अर्थिंग वायर किसी भी प्लग सॉकेट में सबसे ऊपर रहता है। तो ये हो गया अर्थिंग वायर के लिए ये ऊपर वाला, तो ये हो गया अर्थिंग वायर के लिए ऊपर वाला। तो उसके बाद देखिए अर्थिंग वायर क्या करता है, किसी भी प्लग सॉकेट में सबसे ऊपर रहता है। ये ऊपर वाला बड़ा होता है, साइज में सबसे बड़ा होता है और लंबाई में भी सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो ये वाला जो है सबसे ज़्यादा लंबा होता है और सबसे ज़्यादा मोटा भी होता है। क्यों, क्योंकि ये अर्थिंग वायर है, ये ऊपर से जुड़ा रहता है अर्थिंग से। अब अर्थिंग क्या क्या करता है, देखिए जब भी वायरिंग की जाती है, एक फेज दिया जाता है और दूसरा न्यूट्रल दिया जाता है। फेज और न्यूट्रल यहाँ पर हो गया, फेज न्यूट्रल। ये जो 3 पिन वाला सॉकेट होता है ये उसी को बता रहे हैं हम, ये 3 पिन वाला। ये फेज, ये न्यूट्रल और ऊपर बच गया अर्थिंग के लिए, ये ऊपर से जुड़ा रहता है अर्थिंग से। अब अर्थिंग क्या करता है, देखिए जब भी वायरिंग की जाती है एक फेज दिया जाता है और दूसरा न्यूट्रल दिया जाता है और एक तार अर्थिंग के लिए दे दिया जाता है। जब कभी हम प्लग लगाते हैं तो पहले हमको अर्थिंग वाला लगाना पड़ता है। जितना फालतू फेज है यहाँ बिखरा हुआ था वो अर्थिंग के रास्ते ज़मीन में चला गया, जो ज़रूरी फेज था वो सॉकेट में चला गया और जो लौटने के लिए रास्ता था वो न्यूट्रल जाकर लौट गया। इसलिए जब कभी भी करंट हमको नहीं लगता है, इसमें ये 3 पिन वाला सॉकेट होता है उसका बात किया जा रहा है, इसीलिए कभी भी करंट हमको नहीं लगता। ये हो गया फेज और न्यूट्रल, आने वाला फेज होता है, जाने वाला न्यूट्रल होता है। तो ये इस वीडियो में हम, तो आज इस वीडियो में हम फेज और न्यूट्रल को अच्छे से समझा दिए।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कुछ और नए टॉपिक के बारे में, जैसे हो सकता है कैपेसिटर, AC, DC, इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।